हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ गोल्डन फोनिक्स का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था मिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है और गुस्से में अपनी सारे चीज़ों को तोड़ रहा है। इतना तक कि वो अपनी मदर की फ़ोटो को तक तोड़ दिया है, इतना गुस्से में था। और दूसरी ओर लैनकुरन विंग के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर विंग कौन है, तो उससे पूछते हैं कि उसकी मदर कौन है, उसका फैमिली में कौन कौन है। पर जब उन्हें पता चलता है कि विंग की मदर नहीं है और फादर भी नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ही दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है सुनने के। वो तुरंत विंग को कंसोल करते हैं। अब आगे जैसे ही मेंग्याओ ने सारी चीज़ को तोड़कर वहीं पर उस ज़मीन पर ही लेट जाता है, वो उसका ये रात ऐसा ही बीत जाता है। और दूसरी ओर सिजन और निमिंजू निमिंजो सिचन को उसके कमरे में लेके जाते हैं और उससे बातें करते हैं। वो बोलते हैं, सिचन, मैं तुमसे कुछ ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहता, पर इतना, जब तक तुम खुद से मुझे इजाज़त ना दोगे, मैं तब तक तुम्हारा करीब नहीं आऊँगा। पर एक बात, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे मार्क करो। हम हमारा रिश्ते को बहुत आगे जाके हम कंसमेट कर सकते हैं, पर अब मैं तुम्हारा मार्क अल्पा बनना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए ये करोगे? ऐसा बोलते हैं। तो लैंजन बोलते हैं कि लैंस सिचन भी अपने सर को हिलाते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। सिचन ना तुरंत जाता है निमिंजे के गरीब और जाकर ना वो भी उन्हें मार्क कर देता है। और निमिंजे बोलते हैं, सिचन, सुनो मेरी बात, हमारे लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं तुमसे कुछ ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरा रहो और मैं भी सिर्फ तुम्हारा हो बन के रहूँ। और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता। जब तक तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं फील करते, जब तक हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जब तुम्हारा मर्जी इसमें होगा, तब जाकर हम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा बोलते हैं। और सचिन भी इन इन क्या बोलते हैं, इन हालातों से जूझ रहा था, तो वो भी हाँ में से रह लेता है। वो अपने आप को रिलीफ महसूस करता है। तो वो जैसे निमी जी को हक करते हुए ऐसे ही सो जाते हैं। और दूसरी ओर जेंगचा का तो पूरा दिल टूट गया है, इसलिए वो सिर्फ शराब ना पीते जा रहा था। उसे तो रोकने वाला भी कोई नहीं है। उसकी मदर देखती है, वो अपने आप को कोसती है कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ। फिर भी वो उन लैंडलाइन को हैप्पी तो नहीं रहने देगी। उनके पास व्हाइट फोनिक्स हुआ तो क्या हुआ, वो कुछ ना कुछ तो करके रहेगी, यही सोचती है। और दूसरी ओर कुरैन अपने कमरे में था। वो सोचता है कि मैं तो बहुत कुछ विंग से जानना चाहता, पर जैसे ही मैं उनकी मदर और फादर के बारे में मुझे पता चला कि वो दोनों अब नहीं रहे, पता नहीं क्यों मेरा दिल में इतना ज़्यादा पेन क्यों हुआ। मैं उससे ज़्यादा उससे पूछ भी नहीं पाया। खैर कुछ नहीं, मैं अब आगे धीरे धीरे कर मैं उससे सारी बातें जान लूँगा, ऐसा सोचकर वो सो जाते हैं। और विंग और लैंसन वो दोनों हाथे पकड़े हुए उस जंगल की ओर जाते हैं। और उनमें वहाँ जाकर विंग ना वो अपने फ्लूट से उस सॉन्ग बजाता है, और वो सॉन्ग बजाते हुए विंग लैंसन की ओर देख रहा था। लैंसन सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। तो विंग पूछता है, क्या हुआ लैंसन, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? तो लैंसन बोलता है, कुछ नहीं। विंग बोलता है, तुम भी ना लैंसन, तुम ना बहुत ज़्यादा अजीब हो, ऐसा बोलता है। पर लैंसन कुछ भी नहीं बोलता। वहाँ पर ना उस जंगल के बीच में जो एक क्वार्टर था, एक छोटा सा घर जैसा, उसमें बहुत ज़्यादा खरगोश था ना। वो जैसे ही विंग की वो फ्लूट की आवाज़ सुनते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। वो वैसे ही थोड़ी देर बैठे रहते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से।
पर ज़्यादातर देर सिर्फ लैंसन विंग को देखे जा रहा था। वो तो अभी अपनी फीलिंग के बारे में श्योर हो चुका है। ये फीलिंग सिर्फ दोस्ती का नहीं, उसके आगे भी है। पर वो डर रहा भी होता है कि विंग के मन में क्या चल रहा है, विंग क्या उसे एक्सेप्ट करेगा, विंग से वो अपनी प्यार का इजहार करेगा तो क्या लैंसन को विंग मान लेगा। यही सोचे जा रहा था, क्योंकि लैंसन के पास ना कोई शक्ति है ना कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अभी एक आम इंसान की तरह है, और विंग एक कल्टीवेटर है। उससे भी ज़्यादा वो एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। क्या वो लैंसन को अपनाएगा, मुझे अपनाएगा, यही सोचे जा रहा था लैंसन। पर दूसरी ओर विंग तो अलग ही सोच रहा। पता नहीं क्यों लैंसन, जब से मैंने तुम्हें देखा तुम्हारी ओर मैं खींचे जा रहा हूँ। क्या तुम मुझ जैसे इंसान को अपनाओगे? मैं बताना तो चाहता हूँ, पर जैसे मैं बता दूंगा क्या तुम मुझे छोड़ ना दो, इसलिए मैं डर रहा हूँ। क्या करूँ, यही सोचकर वो सिर्फ फ्लूट बजाए जा रहा था। तभी वहाँ पर श्रेयंग आता है। वो बोलता है, बहुत हो चुका तुम दोनों का, देखो चलो, बहुत देर हो गई है विंग, तुम्हें सोना नहीं है क्या? चलो, ऐसा बोलता है। और मास्टर लैन, क्या आप भी मेरी ये शरारती भरी विंग से मिलने के बाद आप भी बिगड़ गए हैं? आप कहाँ 9 बजे सोने वाले लैंजान, आज मेरी दोस्त के साथ बैठकर आप भी बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसा बोलकर वो चाहता है। तो विंग बोलता है, श्रेयंग तुम ना बहुत बातें कर रहे हो, ऐसा डांटता है श्रेयंग। और श्रेयंग ना हंसता है और चलो, बहुत देर हो गई है, ऐसा बोलकर चला जाता है। फिर लैंजान भी उनके पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं और लैंजान सो जाता है। विंग भी जाता है, अपने बेल की ओर हाथ लगाता है, पर सोचता है, अपने मन में कुछ सोचता है, फिर भी सो जाता है। और दूसरी ओर जो अंधेरे कमरे में 2 इंसान में एक इंसान बोलती है कि वो एक औरत थी। वो बोलती, अच्छा देखो, कल का दिन सच में बहुत कुछ होने वाला है। आप ना देखने में मज़ा आएगा। अब आगे जो होगा सच में मज़ेदार होने वाला है। मैं भी थक गई हूँ इन सब के इन हरकतों की वजह से। आप देखेंगे कि आगे क्या होगा, ऐसा बोलते हैं। तो विंग तो और एक इंसान बोलता है कि क्या क्या मतलब है आपका, क्या होने वाला है कल? तो इंसान हंसती है, बोलती है, कल जब होगा तुम जान लोगे कि क्या होने वाला है। और हमें भी वहाँ पर जाना पड़ेगा लगता है। क्या मतलब है, हमें क्यों जाना पड़ेगा? आप ही ने तो कहा कि हमें कहीं भी जाना नहीं चाहिए। हम चले जाएंगे तो बहुत सारे राज बाहर आ जाएंगे। तो वो इंसान बोलते हैं, अब तो राज खुलने का वक्त आ चुका है। अब धीरे धीरे सब का पर्दा पास होने का वक्त आ चुका है। बहुत हो चुका, और हमने सिर्फ तमाशा देख कर ही रह गए थे, पर अब नहीं, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। इसका तो शुरुआत उस दिन से हो गया है कि जिस दिन हमने वी उशियन को उस क्लैन पर भेजा। इसका मतलब यहाँ गाइस, ये उनकी ग्रैंड मदर है, यानी कि पाओशन शैरन है। इन चारों में से एक औरत है जो वो पाओशन शैरन है। उन्होंने ही जानबूझकर वी उशियन को जिन क्लैन भेजा है। तो वो बोलती हैं कि हाँ, उसी दिन से ये सब कुछ सही होने का शुरुआत हो चुका है। अब देखना होगा जब उसका वेल हटेगा तो सबका जो क्या बोलते हैं रिएक्शन क्या होगा, ऐसा हंसते हैं। तो दूसरे इंसान बोलते हैं, आपको पता है जब उसका जो चेहरे से वो वेल हट जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो कौन है। क्या आप ये चाहते हैं? तो ना बाओशन सनन हंसती है, बोलती, हाँ, अब तो खुलने का वक्त आ चुका ना। इतने साल मैंने उसे छुपा कर रखा क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब तो उसे सबके सामने तो आना पड़ेगा ही ना।
चलो देखते हैं, कल का तमाशा देखने के लिए तैयार रहना। बस आज का ये रात टल जाए, कल का सवेरा ना सबके लिए बहुत बड़ी तूफान लेकर आने वाली है, खासकर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड पर। अब क्या होगा, यही बोलकर ना हंसते हैं, और दूसरे इंसान बोलते हैं ठीक है, अब यही चाहते हैं तो यही सही, अब जो भी होगा देखा जाएगा, चलिए। ऐसा बोलकर ना वो उन्हें लेकर चले जाते हैं। और दूसरी वर्ल्ड पर, दूसरी होगा यानी कि हेवन पर, फोनिक्स बोलते हैं मुझे पता चला है कि यानी कि सुचांग हाई का कुछ भी नहीं पता चला है ना, वो अभी भी ढूंढ रहा है। ऐसा ऐसा ना रेड फोनिक्स का वो मंत्री है ना, वो बोलता है। तो रेड फोनिक्स हंसते हैं, उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा, जब तक उसे पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि हमने पिछली बार जो गलती किया है अब हम वो गलती दोबारा तो नहीं करेंगे, है ना। उसे उसे ढूंढने दो, कितना ढूंढे, पर जब कभी भी वो उसके हाथों पर नहीं आएगा, और जब तक मैं ना चाहूँ वो कभी भी उस तक कभी नहीं पहुँचाएगा। वो उसकी हाथ पे है, उसका हाथ में है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सेफ है, और उनके होते हुए उसे कोई भी छू नहीं सकता, उसके करीब भी नहीं जा सकता। मैं भी देखता हूँ कि ये सुचांग हाई कैसे उन तक पहुँचता है, और मैंने जो गलतियाँ की अब तो मैं दोबारा वो करने से रहा। अब देखते हैं कि क्या होगा। तो मंत्री बोलते हैं पर वो तो अपने सारे शक्तियों को इकट्ठा करना चाहती हैं, अब क्या करेंगे। तो रेड फोनिक्स बोलते हैं हाँ, ये वो जो भी करना चाहिए वो करने देना, वो जो भी करना चाहिए वो करें, पर याद रखना इस बार कुछ भी नहीं होगा गलत, कुछ भी नहीं, इस बार सब कुछ ठीक ही होगा, ठीक होना होगा, तभी मेरी बेटी यहाँ से मुक्ति हो सकती है। वो जहाँ पर वो इस इस सोल से वो मुक्त होकर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ सकती है, नहीं तो वो ऐसी रह जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटी ऐसा भटकते रहे। वो भी एक हैप्पी फैमिली डिज़र्व करती है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरी वजह से तकलीफ पर आ चुकी है। अब तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कोई भी परेशानी या तकलीफ झेले, ऐसा बता दें। तो वो मंत्री भी बोलते हैं जी जी गॉड, आपने सही कहा, अब हमारी गुडनेस को भी इन सब से आज़ाद होना पड़ेगा, ऐसा बताते हैं। और ये यहीं पर इन दोनों की बातचीत ख़त्म हो जाती है। और दूसरी ओर डेमन वर्ल्ड पर सुचांग है ना, सबको अपने जो भी सर्वेंट है सबको ना मार रहा होता है, और सब पर ना एकदम तेज तेज आवाज़ यानी कि आवाज़ में डांट रहा होता है। क्या अभी भी आपको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला? हम कहाँ पर हैं? आप सच में कहाँ पर हैं? हम क्यों अब तक पहुँच नहीं पा रहे हैं? और गॉड, मैं तो उनका जनरल था, तो क्यों मुझे अभी तक मैं उनके बारे में पता नहीं कर पा रहा हूँ? और गॉड, कैसे मेरे साथ ऐसी बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं? मैं उनका जनरल होने के नाते मुझे तो उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, यहाँ की उनकी वाइफ के बारे में भी और उनके बच्चे के बारे में भी। फिर क्यों मुझे बताया नहीं गया? ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। गॉड, आपने सुना, मैं आप इतनी दिन तक आपसे वफादार रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो चीखता है। तभी ना वहाँ पर ना एक एक आवाज़ गूंजती है, अच्छा, क्या तुम उनका जनरल हो? कैसा बद्दा मजाक है। और तुम जनरल हो तो मैं कौन हूँ? ये आवाज़ सुनते ही ना सुचांग एकदम ना स्टिफ होकर खड़ा हो जाता है, और वो आवाज़ एकदम हंसते हैं, अच्छा, इतना सालों बाद तुम्हारा चोरी पकड़ी गई इसीलिए ऐसा खड़े हो? ठीक, अच्छा लगा तुम्हें इस तरीके से देखकर। तुम्हें याद है कि तुम आखिरकार कौन हो? और तुमने सिर्फ झूठ बोलकर
किसी और के जगह को अपने नाम किया है। ना तुम उनके जनरल हो, ना कुछ भी नहीं हो तुम यहाँ की। तुम यहाँ की सिर्फ कौन हो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुमने झूठ बोलकर, साजिश रचकर, ये जो तुम खड़े हो जिस जिस जगह पर, जिस पद पर, वो पद के तुम लायक ही नहीं हो, और ये पद किसी और की अमानत है, और तुमने उसे उससे छीन लिया है, और उसके पीठ पर छुरा कोप करना तुमने उससे लिया है ये पद। याद रखना सुचंगाई, ये पद भी तुम्हारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्यों गार्ड तुमसे सारे बात बताते? तुम तो उनका जनरल नहीं हो, ना कुछ हो, फिर क्यों तुमसे वो सब कुछ बात बताते? हाँ, तुम और वो बिच, तुम दोनों एक साथ मिले हुए हैं ना। आज तक जो भी हुआ इन सब के पीछे तुम हो। अब तैयार हो जाओ, अब तुम दोनों की बर्बादी की वक्त शुरू हो चुका है। अब देखता हूँ कि तुम दोनों कैसे इन सब से बचते हो, और तुम अपने आप को भी कैसे बचाते हो उनसे। तुम जानते हो ना गार्ड कितना पावरफुल थे, और वो भी हमारा डेमन गार्ड। उन्हें सिर्फ प्यार से ही हरा सकता था, पर तुमने छल किया, कपट किया। अब हम देखते हैं कि तुम क्या करोगे। तुम जानते हो ना अब ये कौन है? उनका सन है। उनके पास उनसे भी 3 गुना ज़्यादा पावरफुल हैं, और उनके पास कोई और शक्ति भी है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। एक बार तुम्हें देख ले, ये तुम्हें गुस्से से देख लेना, तुम उसी वक्त मर जाओगे। देखो, तुम्हारे पास अब कम ही वक्त बचा है। तुम्हें कितना ज़्यादा एंजॉय करना है, अपने लाइफ को अच्छे से जीना है, जी लेना, क्योंकि समय तुम्हारे पास कम है। ऐसा बोलकर हंसते हुए वो जो हवा से ना वो वहाँ से गायब हो जाती है, और सूचंग गाय तुरंत अब जमीन पर बैठ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत सारा कारनामा किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं, फिर भी मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकता, और मैं नहीं छोड़ूंगा। अब जो भी होगा वो देखा तो जाएगा। अब मैं पिछली बार भी कुछ ऐसा कुछ किया, इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। अभी भी मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, मैं करूँगा। ऐसा ना अपने आप में बड़बड़ा रहा होता है। दूसरी ओर अगले दिन हो जाता है। अगले दिन कल्टीवेशन वर्ल्ड में जैसे ही सब लोग ना सभा में एंटर करते हैं, पहले हमारा मास्टर बैन और जेन सब लोग बैठे हुए थे। सारे लोग आज भी थोड़ा परेशानी थे, पर दूसरी ओर लैन क्लैन के एल्डर्स, बाकी सारे मेंबर सब लोग ना मास्टर लैन कुरैन, लैन सिचन और लैन वांगजी उनसे ना माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें सही में पता चल चुका है कि हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया। सच में ये माफ़ी की लायक भी नहीं है, क्योंकि एक मासूम बच्चे तक उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्हें भी परेशान किया, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। फिर भी उन्होंने क्यों सज़ा दिया? गलती किसी और की थी, पर सज़ा इन्हें मिली। ये तो नाइंसाफ़ी थी ना, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। फिर भी इन लोगों ने एक बच्चे तक की नहीं छोड़ा। उनकी मदर की भी क्या गलती थी? यही सोचे जा रहे थे, और सब लोग ना लैनकुरन और लानवांगजी से तो माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो सब लोग उन्हें माफ़ी करने के लिए तैयार भी नहीं है, और उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ये उन्हें बहुत दुख पहुंचा रही है। फिर भी वो ये डिज़र्व करते हैं ना। ये आज तक इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल परेशान किया है। आज इतनी जल्दी इन्हें माफ़ी मिल जाए, ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता है ना। तो वो सोचते हैं कि अब जो भी हो जाए, अब इनसे ये लोग माफ़ी मांगते ही रहेंगे। अगर अब जो हो जाए वो सब कुछ देख लेंगे, पर अब वो किसी के सामने अपने क्लैन मेंबर्स को सबको परेशान होते हुए नहीं देखेंगे। अब ये उनका स्टैंड लेंगे, यही सोचते हैं। और आज भी सब लोग सभा पर थे। लैन सिचैन और नीनी जो जैसे जब सभा पे एंट्री होते हैं ना, जो इंसान की नज़र सिर्फ उन दोनों की कपल्स पर ही थे। एक तो मिंग्याओ था और दूसरा जंगशा था, पर उन दोनों की नज़र जैसे ही
नीमिंजू के गले पर पड़ती है ना, उन दोनों को ना अपने हाथ उन उन दोनों के हार्ट यानी कि हाथ पर दिल पर ना एक बहुत ज़्यादा पेन होती है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि नीमिंजू के गले पर यानी कि ओमेगा बाइट मार्क है। इसका मतलब शिक्षा ने उन्हें अपना अल्फा क्लेम कर लिया है। ये देखकर ना ये लोग और कुछ सोच पे पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों अपनी शादी कंसमेट कर लिया है। अब शिक्षण भी उनका हो चुका है, अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता। यही सोचकर ना तुरंत क्या बोलते हैं, जंक्शन तो ना आव देखता है ना दाव देखता है, वो सीधा इस सभा से निकल जाता है। जैसे ही अपने बेटे की ये रूड बिहेवियर यूँ देखती है ना, वो भी सब देखती है कि क्या हुआ है। तो सामने की ओर देखती है कि नीमिंजू के गले पर ओमेगा बाइट मार्क है। तो वो उसे समझने में देर नहीं लगती है, तो वो भी अपने दांत पीसती हुई खड़े रहती है। क्या कुछ बोल सकती है। पहले ही उनका बेटा सभा को अपमान करते हुए यहाँ से चला गया है, और अब ये भी ऐसा करे तो अच्छा नहीं होगा, है ना। तो वो सिर्फ खामोश खड़ी होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो वो सिर्फ खामोश ही रह जाती हैं वहाँ पर। ऐसे धीरे धीरे कर कर सब लोग आते हैं। जैसे ही सिचन ना अंदर आता है, वो मेंग्याओ को देखकर ना एक स्माइल करता है, पर ये स्माइल मेंग्याओ को बहुत दिल में पेन होती है। वो तुरंत ना अपने फादर से कुछ कान में बोलता है और तुरंत वो अपने कमरे की ओर चला जाता है। और कमरे में जाकर ना वो तेज तेज रोता है और अपने घुटने पर बैठकर रोता है और बोलता है, मदर ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, ये सब कुछ आपने किया है। आपकी गलत शिक्षा की वजह से आज मैंने अपने प्यार को अपने ही हाथों से खो दिया, क्योंकि आप गलत थी मदर। पर मेरे पास तो मौका था, मेरे प्यार को अपनाने की मौका था, पर मैंने ही अपने घमंड में और आपके सिखाए हुए उन बातों से मैंने गलत समझा मदर। पर मैंने जाना, सच में उन्होंने तो कोई गलती नहीं किया। पता है उस दिन वेउशन ने क्या कहा? उस दिन ये को कहा था कि उस दिन मैं अगर स्टैंड ले पाता तो सिचन मेरा होता, और उसने कहा कि मेरे आंखों में वो सिचन के लिए प्यार देखा था। हाँ, सब लोग तो मेरे प्यार को महसूस कर पाए, पर मैं ही गधा था। मैं क्यों अपने प्यार के आगे अपने ईगो और अपने बदले की भावना को लेकर आया। मैं कभी ये भावना को अपने सामने नहीं लेके आता तो आज सिचन मेरा होता, ऐसा बोलकर रोता है। और उसकी मदर की फ़ोटो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। हमें अभी और छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसकी मदर ऐसा क्या सिखाया है, और उसका मदर और लैंड क्लैन का क्या रिश्ता था। उसके मदर ना एक लैंड क्लैन की एक मेंबर थी। वो एक हाईली कल्टिवेटेड थी। उसकी नाम लैंड मेंग्यू थी, मेंगुई थी। वो ना लैंड क्लैन के एक एल्डर की बेटी थी। वो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं हाईली कल्टिवेटेड कर चुकी थी। तो उस समय में ना सारे एल्डर्स ने ये तय कर दिया था कि मेंग्यू की शादी लैंड चिंगनजुन के साथ किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी ओमेगास थे उनमें से सिर्फ लैंड मेंग्यू ही थी कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर थी। तो उन्होंने सोचा कि अब मेंग्यू की शादी लैंड चिंगनजुन की शादी करवा दिया जाए, यही सोच रहे थे। पर लैंड चिंगनजुन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ उन एल्डर्स को ही पता था कि उन्होंने ऐसा सोच कर रखा है, सिर्फ उन्होंने ही अपने आप में रखा था। कभी भी ये इसके बारे में चिंगनजुन को एक भनक भी नहीं लगने दिया। उन्होंने सोचा कि वो क्या बोलते हैं उस क्लैन की एल्डर्स हैं, तो चिंगनजुन ना बिना कुछ सवाल किए उनके सारे डिसीजन को मान लेगा। यही सोचते हुए उन्होंने चिंगनजुन का शादी का फैसले खुद से ले लिया था। पर जैसे ही एक दिन चिंगनजुन ने मैडम लैन को लेके आकर उन्हें कहा कि वो उनसे शादी करना चाहता है, उनसे प्यार करता है, तो सारे एल्डर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, हमने तुम्हारे लिए पहले से लड़की देख लिया, ये लैन मेंगुई ही तुम्हारी होने वाली लाइफ पार्टनर होगी, ऐसा बताया जाता है।
तो चिंगनजून बोलता है, आप कौन होते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ आप लोग मेरी एल्डर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरी शादी का फैसला ले गए। मेरी फादर नहीं है और मेरी मदर नहीं है। क्या आपने मेरे छोटे ब्रदर से भी इसके बारे में पूछा? वो क्या सोचता है इसके बारे में जानने की कोशिश की? आप कौन होते हैं कि मेरी शादी का फैसला आप खुद करेंगे? क्या ये आपको सही नहीं लगता? आपको ये नहीं लगता कि आप मेरी ब्रदर से भी पूछना चाहिए? ये बात ना कुरैन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। हाँ, उनका रूल बहुत कड़क है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी का शादी का फैसला खुद एल्डर कर लेंगे तो एल्डर्स ना एकदम खामोश हो जाते हैं। हाँ, ये तो गलत बात है ना। उन्हें एटलीस्ट कुरैन से भी इसके बारे में बात करना चाहिए था, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जो लैन मिंग्यू की फादर थे, उनको लगा कि उनके सारे बात को लैन चिंगेनजून मानेंगे, पर सच में आज वो डिसअपॉइंट में क्या कहते हैं महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, उन्होंने गलती किया है। तो लैन चिंगेनजून ने इतना गुस्से में आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके जो लड़की आपने मेरे लिए चुना है मैं उससे शादी करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी इसी वक्त इस क्लैन को छोड़ता हूँ, ऐसा बोलकर चलने वाले होते हैं। तभी ना वहाँ पर दूसरा एल्डर बोलते हैं कि नहीं चिंगनजून, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुम ही हो एक पावरफुल कल्टीवेशन, और तुम मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है और तुम ही यहाँ पर राज कर सकते हो। पूरी कल्टीवेशन की जिम्मेदारी तुम पर हो, तुम ऐसा नहीं जा सकते हो। हम इन्हें मान लेंगे, ऐसा बोलकर वो मान लेते हैं। पर थोड़ी वक्त बाद सबको ना मैडम लैन की जो बिहेवियर थे सबके साथ, वो काइंड थे, सब उनका जो बर्ताव देखकर ना कहीं लैन मेंग्यू की फादर तक उन्हें मान चुके थे। ये सब कुछ सही हो रहा था, पर मिंग्यू के मन में बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी थी मैडम लैन को लेकर, क्योंकि बचपन से मिंग्यू को यही बताया गया था कि वो लैन चिंगेनजून के साथ ही शादी करेगी। तो वो हमेशा के घमंड में रहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वही आगे जाकर ये लैन क्लैन की लैन फुरेन बनेगी, तो सारे बागडोर सिर्फ वही संभालेगी। पर आज उनका ये सपना उनसे छीना गया है। ये बिल्कुल वो मानने के लिए तैयारी नहीं थी। वो क्या बोलते हैं कि वो लैन सिंगनजन से प्यार के ज़्यादा उस पावर के पीछे पागल हो गई थी, और उन्हें ये मानने की तैयारी नहीं थी कि लैन सिंगनजन किसी और का है। तो वो एक दिन क्या करती हैं, वो कुछ नशीली पदार्थ चिंगनजन के खाने पर मिलाती हैं, और वो भी कुछ अपने खाने पे भी मिला कर ना वो पी लेती है, क्योंकि उन्हें उसमें उसका हीट यानी कि उसके ओमेगा हीट ट्रिगर होने का कुछ चीज़ था। तो उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि वो अपने ओमेगा हीट से गुजर रहे हैं, ताकि उन पर किसी का शक ना चला जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। उस दिन ना सारे सेक्ट मेंबर सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो मैंग्यू को ये लगा कि तो आज फाइनली चिंगनजून अपने ही कक्ष पर आएंगे ना, वो मैडम लैंड के पास नहीं जा सकते। यही सोचकर ना वो अपने कमरे पर थी, क्योंकि मास्टर चिंगनजून की कमरा मेंग्यू की क्या बोलते हैं उसके कक्ष के आगे है, तो उन्हें उसके कक्ष को पार करते हुए जाना पड़ेगा। जब वो इसकी ओमेगा फेरोमोन्स को इनहेल करेंगे, वो खुद ब खुद उसके पास अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे। यही सोचकर वो ऐसा प्लानिंग करती है। पर उस दिन ना कुछ बातों की वजह से यानी कि मैडम जिन ने मैडम लैन को वहीं पर बिठा दिया था, क्योंकि मैडम जिन को मैडम लैन की जो बातें हैं, उनका पोलाइटनेस और उनका काइंडनेस सब कुछ उन्हें बहुत पसंद आता है। तो वो क्या करती है, चिंगनजून और क्या बोलते हैं मैडम लैन दोनों के साथ ना बातें करने लग जाती है। तभी ना कुछ चीज़ ना चिंगनजून के कमरे में था, तो बोलता है कि रुकिए मैं लेकर आ जाता हूँ, जो आपने मेरे पास जिस चीज़ के लिए विनती की थी मैंने उसे खरीद कर रखा है, यहाँ पर रुकिए मैं लेकर आता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो मैडम जिन बोलती है नहीं चिंगनजून, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, रुकिए ना, मुझे आप दोनों से बहुत ज़्यादा बातें करनी है, आप यहीं पर रुक जाइए। ऐसा बोलकर वो बातें करने लगती है और बोलती है अपने हस्बैंड जिन गुआंगशन से बोलती है आप जाइए ना, आप तो यहाँ पर
सिर्फ बेटे हुए हैं ना, तो अब जाकर उसे लेकर आइए, मुझे इन दोनों से बहुत ज़रूरी बातें करनी है, ऐसा बताते हैं। तो जैसे जिन गुआंगशान मिंग्यू की कक्ष को पार कर कर जाने वाले होते हैं ना, तो उन्हें उसकी अल्फा यानी कि उसका ओमेगा जो पैरामोस बहुत बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा थी, तो उसे हिल करते हुए वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, तो वो मिंग्यू की कक्ष पर चले जाते हैं और उसके साथ जो ना वो इंटीमेट हो जाते हैं। तब तक मिंग्यूई भी अपनी पूरी तरीके से हीट पर आ चुकी थी, तो उसे भी होश नहीं है कि उसे यही लगता है कि वो चिंगेंजुन है। पर जब सुबह उठकर वो देखती है ना कि उनके सामने चिंगेंजुन होगा, पर जैसे ही वो नज़र उठाकर देखती है वहाँ पर जिन गुआंगशान था, तो वो ना एकदम चीख मारती है। उसकी चीख सुनकर ना सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि मैडम जिन भी परेशान थी। जैसे ही क्या बोलते हैं, मैडम जिन गुआंगशान को यानी कि किसकी चिंगेंजुन के कमरे में भेजा, उस वक्त से वो अब तक सुबह भी होने वाली है, अब तक वो अपने कमरे में नहीं लौटे हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो सोचती है कि कुछ और काम होगा, कुछ इमरजेंसी आ गई होगी, इसलिए वो बाहर चले गए हैं, यही सोचती होती है। पर उन्हें क्या पता था कि उनका हस्बैंड अब कहाँ पर है। जब वो सुबह ये चीख सुनती है ना, वो भी तुरंत भागकर जाकर देखती है कि उसका हस्बैंड और मिंग्यू एक साथ है, मिंगुई दोनों एक साथ है। पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी वहाँ पर हीलर सब लोग आते हैं। उनका ये जिस हालत में उन दोनों को पकड़ा गया, तो मिंग्यू के फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी बताती है कि मिंग्यू मैं अपनी हीट पर थी, मैं दवा लेना भूल गई थी, इसलिए मैं कक्ष पर थी, तब इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। सारा इल्ज़ाम ना वो जिन गुआंगशान पर डाल देती। गुआंगशान कुछ समझ पाता, क्योंकि उसे भी कल जो भी हुआ उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ ओमेगा फेरोमोन्स को इनहेल करता यहाँ पर आ गया, मुझे भी होश नहीं है कि मैंने क्या कर दिया। पर ना तभी चिंगेंजोन कुछ भी नहीं बोल पाते, क्योंकि यहाँ पर एक उनका दोस्त है और दूसरा उनकी क्लैन के एक ओमेगा है, वो भी उनकी एल्डर का ओमेगा है, ओमेगा बेटी है। तो वो क्या कर सकती। तो ये सारा जिम्मेदारी उन एल्डर पर दे देते हैं। तो मैडम जिन बोलती है ठीक है, यहाँ पर मेरा हस्बैंड की रिस्पेक्ट पर बात आई है, तो मैं आपके बेटी लैन मिंग्यू को मेरे हस्बैंड का दूसरा वाइफ यानी कि कॉन्कुबाइन के रूप में हम हमारे क्लैन पर लेके जाएंगे, ऐसा बताते रहे। क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उनके दोनों एक इंटीमेट हो चुके थे ना, इसलिए उन सबको मानना ही पड़ा। पर ये सब देख कर ना मिंग्यू को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो क्या सोच रही थी, पर आज वो एक कॉन्कुबाइन बन चुकी है, उसका सारा प्लान उल्टा पड़ चुका है। ये देखकर ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। पर वो क्या कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती। तो तुरंत उन्हें जिन क्लैन लेके चले जाते हैं। पर मैडम जिन ना उस पर बहुत ज़्यादा ताने मारती है, क्योंकि मैडम जिन कभी भी मिंग्यू को पसंद ही नहीं करती। जब वो लैम क्लैन में थी ना, वो हमेशा अपने घमंड में ही रहती थी, इसलिए मैडम जिन को वो कभी भी पसंद नहीं थी। तो इसलिए हमेशा मैडम जिन उसे ताना ही देते रहते हैं, हमेशा ताना देते हैं। पर एक दिन जैसे थोड़े दिन बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसका भी एक अल्फा बेटा हुआ है। तो वो क्या करती है, अपने बेटे को दिल में लैन क्लैन के मेंबर सबको लेकर ना सिर्फ एकदम जहरी उसके मन में फेंकती है। जब जब सारे लैन क्लैन की स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को गार्ड ने छीन लिया, वो भी एक लैन मेंबर ही थी ना, तो उनका भी शक्ति चला गया था। इससे बता वो और ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। वो ने सारा जितना जहर वो अपने बेटे के मन में भर सकी, उतना जहर लैन क्लैन को लेकर भर दिया था। उन्हें लगा कि उनका प्यार उन्हें नहीं मिला ना, तो वो बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं, ऐसा वैसा बहुत कुछ उनके मन में यानी कि मेंग्याओ के मन में भर दिया था। यही जहर ना आज मेंग्याओ की ज़िंदगी की बहुत बड़ी दुख की एक वजह बन चुकी। वो कभी भी ऐसा जहर उसका मन में नहीं होता, तो वो पहले से ही
सिचन को अपने दिल का बात पता था। आज वो सिचन का साथ होता, ना कि नी मिंजू होते। तो ये सोचता है और वो अपने सारे फ्लैशबैक से बाहर आता है। आप गलत थे मदर, वो किसी और से प्यार करते थे, पर आपने उन्हें ज़बरदस्ती पाने की कोशिश किया। मेरा तो क्या, मेरा सिचन तो किसी से प्यार नहीं करता था। अगर मैं उस दिन स्टैंड लेता, वो मेरा होता, सिर्फ मेरा होता मदर। ये सब आपकी वजह से हुआ मदर, आपकी वजह से हुआ। आज वो पूरी तरीके से उन्हें उनका वो उस नी मिंजू का हो चुका है। अब मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा मदर, ये सब की वजह आप है। फिर भी थोड़ी देर बाद बोलता है, तो क्या हुआ, वो मेरा है, सृजन मेरा है। अब मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। सृजन मुझे चाहिए, हर हाल में मुझे सृजन चाहिए। ऐसा बोलकर ना पागलों की तरह हंस रहा होता है। जैसे ही बाहर क्या बोलते हैं, लैन वांगजी और विंग दोनों ना एक साथ हाथ पकड़ कर ही चल रहे होते, बात कर रहे होते, हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ना वेन वेन चाव आता है और बोलता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ओमेगा? तुम अपने आप को इतना शक्तिशाली दिखाते हो, फिर भी एक घटिया नीच हरकतें करते हो। हमेशा एक अल्फा इंसान के साथ ऐसा हाथ पकड़कर चलना तुम्हें अच्छा नहीं लग तुम्हें तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत बात है? तो विंग बोलता है, ये मेरा लैंजन है, मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लैंजन के हाथ पकड़ रहा हूँ, इसमें तुम्हें क्या? हाँ, क्यों नहीं पकड़ रही हो? तुम तो बदतमीज एक घटिया ओमेगा है ना, तो ऐसे ही करोगे। पता नहीं तुम और कितनी अल्फा के साथ ऐसा ही बात करती होगी। मुझे तो हमेशा से याद है कि तुम हमेशा हर किसी अल्फा से फ्लर्ट करते रहते हो। तभी ना वहाँ पर मैडम यू भी आती और बोलती, हाँ तुम सही कह रहे हो मंचा, ये तो घटिया ओमेगा ही है। देखो कैसे एक लड़के के हाथ, एक अल्फा के हाथ को पकड़े हुए जा रही थी। तो ऐसे ही दोनों ना सीख कर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सारे लोग आते हैं और बोलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? तो मास्टर जिन और वेन बोलते हैं, देखो हम ना पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं और तुम दोनों और कुछ नया तमाशा मत करना, ऐसा बताते हैं। तो मास्टर मास्टर वेन से मैडम यू बोलते, हम क्या परेशानी करने वाले हैं मास्टर वेन? हम सिर्फ इस ओमेगा जो आपको लगता है कि बहुत सारा शक्तिशाली, हाँ होगा ये बहुत शक्तिशाली ओमेगा, पर देखा इसका हरकत कितना घटिया है, एक अल्फा के हाथ को पकड़ कर जा रहे हैं, ऐसा बता दें। बस हाँ, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। आज मैं बहुत बड़ा लंबा पार्ट बोल दी हूँ। कल ना विंग का वेल उसका पेज से हट जाएगा, तो सबका रिएक्शन कैसा होगा हम कल देखेंगे। बाय बाय गाइस।